आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक अभ्यास सेट है, पर हम इसे सिर्फ एक और मॉक टेस्ट की तरह नहीं देखने वाले हैं। आज हम इन सवालों के जरिए एक कह सकते हैं आदर्श शिक्षक की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं क्लासरूम के माहौल से, मतलब उसके इमोशनल टेम्परेचर से। पहला सवाल इसी से जुड़ा है। यहाँ एक दावा है और फिर उसकी एक वजह बताई गई है। दावा ए है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वो शर्मिंदा होगी। और वजह आर है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और विकल्प है, एक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए और आर दोनों गलत है। यहाँ सही विकल्प है विकल्प 1। ये सवाल सीधे सीधे क्लासरूम के कह सकते हैं दिल पर चोट करता है। देखिए, अमाना की जो स्थिति है वो लाखों बच्चों की कहानी है। दावा ए एक बहुत ही असली डर को दिखा रहा है। हाँ, पब्लिक में शर्मिंदा होने का डर। बिल्कुल। और वजह एक स्थापित मनोवैज्ञानिक सच है कि डर और चिंता सीखने के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में होता है तो वो नई जानकारी को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। तो अमाना का जो डर है वो सीधे तौर पर उसकी असुरक्षा से जुड़ा है, जो उसकी सीखने की प्रक्रिया को एक तरह से जाम कर रहा है। तो वजह दावे को पूरी तरह से सही ठहराती है। जी। और मुझे लगता है ये डर सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं रहता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मविश्वास की कमी बनकर बच्चे के पूरे अकादमिक जीवन पे, मतलब दूसरे विषयों पर भी असर डालता होगा। एक शिक्षक के लिए ये समझना कितना जरूरी है कि ज्ञान देने से पहले एक सुरक्षित माहौल बनाना पड़ता है। बिल्कुल, आप ज्ञान की इमारत डर की नींव पर नहीं बना सकते। और यही बात हमें अगले मुद्दे पर ले जाती है। एक सुरक्षित माहौल सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से भी सुरक्षित होना चाहिए। मतलब एक ऐसा माहौल जहां हर तरह के सीखने वाले का स्वागत हो। जी, यानी एक समावेशी कक्षा। शी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प है, 1, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। 2, अलग-अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। 3, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। 4, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प 3। देखिए, समावेशी शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो यही है कि सिस्टम बच्चे के लिए बदले, न कि बच्चा सिस्टम के लिए। एक अच्छा शिक्षक ये जानता है कि क्लास में हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की गति, उसका तरीका सब अलग है। जी। इसलिए वो अपने शिक्षण विधियों में, अपने पाठ्यक्रम में एक लचीलापन लाता है। वो ये नहीं कहता कि इस बच्चे में ये कमी है, बल्कि वो सोचता है कि मैं अपने पढ़ाने का तरीका कैसे बदलूं ताकि ये बच्चा सीख सके। ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन क्या यह व्यावहारिक है? मेरा मतलब है, मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, तो क्या एक शिक्षक के लिए हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम को बदलना संभव है? ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती तो है और बहुत बड़ी है, लेकिन अनुरूप संशोधित करने का मतलब ये नहीं है कि 40 अलग-अलग पाठ्य योजनाएं बनाई जाएं। इसका मतलब है विकल्प देना। अच्छा। जैसे किसी बात को समझाने के लिए आप कहानी भी सुना रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं और एक एक्टिविटी भी करा रहे हैं, ताकि जिसे सुनकर समझ आता है वो भी सीखे और जिसे देखकर वो भी। यह विकल्पों के बारे में है, अलगाव के बारे में नहीं। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो दिखाता है कि समावेश को लेकर गलत धारणाएं कितनी आम है। हाँ, ये एक और दावा वजह वाला सवाल है। दावा ए, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। वजह आर, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। विकल्प वही है। यहाँ सही विकल्प है 4। मतलब ए और आर दोनों ही पूरी तरह से गलत और मैं कहूंगा खतरनाक विचार हैं। खतरनाक? हाँ। समावेश का मतलब मानकों को गिराना नहीं है। इसका मतलब है बच्चों को उन मानकों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी देना, सहारा देना। अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो आप उसके लिए परीक्षा के सवाल आसान नहीं करते, आप उसे ब्रेल में सवाल देते हैं। बिल्कुल। और ये मानना कि कुछ बच्चे मुख्य धारा में सीख ही नहीं सकते, ये तो समावेश के विचार की हत्या करने जैसा है। ये सोच शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। बिल्कुल। तो हमने क्लासरूम के माहौल और समावेशी सोच की बात की। अब जरा इस पर आते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या चलता है। मुझे लगता है अगले कुछ सवाल हमें इसी यात्रा पर ले जाएंगे जिसमें हम मनोविज्ञान के कुछ बड़े नामों से मिलेंगे। हाँ।
और इस लिस्ट में पहला बड़ा नाम है जीन पियाजे का। सवाल है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? विकल्प हैं: 1. परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। 2. सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। 3. अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 4. पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यहाँ सही उत्तर है विकल्प 2। पियाजे ने बच्चे को एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह देखा, जो अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए लगातार प्रयोग करता रहता है। उनका जो मूल विचार था वो ये था कि बच्चे का दिमाग खाली स्लेट नहीं होता, वो अपने विकास के जिस चरण में होता है उसी के चश्मे से दुनिया को देखता और समझता है। एक 5 साल का बच्चा किसी चीज को वैसे नहीं समझ सकता जैसे एक 15 साल का किशोर। तो सीखने के अनुभव तभी कारगर होते हैं जब वे बच्चे के मौजूदा मानसिक स्तर से मेल खाते हों। जी बिल्कुल। तो पियाजे के हिसाब से सीखना एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। बच्चा अपनी गति से, अपने दिमागी विकास के स्तर के हिसाब से दुनिया की पहेली सुलझाता है। लेकिन एक और विचारक हैं जो कहते हैं कि बच्चा अकेला वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि सीखना एक सामाजिक घटना है। आप लेव वाइगोत्स्की की बात कर रही हैं और अगला सवाल उन्हीं के बारे में है। जे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके विकल्प है: 1. विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। 2. विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। 3. विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 4. अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। इसका सही जवाब है विकल्प 4। अगर पियाजे ने बच्चे को वैज्ञानिक कहा, तो वाइगोत्स्की ने उसे सामाजिक प्राणी कहा। सामाजिक माहौल भी देता है। वाइगोत्स्की का एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो अगले सवाल में दिखता है। अच्छा, ये सवाल काकुली के बारे में है। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? और विकल्प है: 1. उसे समस्या का समाधान दे। 2. उसे समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने के लिए कहें। 3. कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें। 4. कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। यह सबसे सही तरीका है विकल्प 3। इसमें जो शब्द है आलंबन, जिसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ही आया है। इसका मतलब है सही समय पर सही मात्रा में दी गई मदद। ये तो वैसा ही हुआ जैसे जब कोई साइकिल चलाना सीख रहा हो तो पीछे से कोई बस हल्का सा सहारा देता है, पूरी साइकिल उसकी जगह नहीं चलाता। क्या बेहतरीन मिसाल दिया आपने। बिल्कुल वही। शिक्षक पूरा सवाल हल करके नहीं देता क्योंकि उससे सीखना रुक जाता है। वो बस छोटे छोटे इशारे या संकेत देता है। अच्छा, इस स्टेप के बाद क्या हो सकता है, या क्या तुम ऐसा कोई सवाल पहले हल कर चुकी हो। उसे सोचने के लिए प्रेरित करता है। जी, ये सारा तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा खुद साइकिल चलाने लायक ना हो जाए। ये उसे आत्मनिर्भर बनाता है, निर्भर नहीं। हमने संज्ञानात्मक विकास की बात की, अब जरा नैतिक विकास की ओर बढ़ते हैं। बच्चे सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखते हैं? अगला सवाल लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1. यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। 2. यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। 3. यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। 4. यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। यहाँ सही कथन है विकल्प 3। कोहलबर्ग का जो काम है वो नैतिक दुविधाओं, मतलब मॉरल डिलेमास पर आधारित है। वो लोगों के सामने मुश्किल कहानियां रखते थे, जैसे हाइंस की दुविधा वाली कहानी, और फिर पूछते थे कि उस स्थिति में किरदार को क्या करना चाहिए और क्यों। उनका फोकस जवाब पर नहीं बल्कि जवाब के पीछे के तर्क पर होता था। लेकिन उनका सिद्धांत विवादों से परे नहीं है, जैसा कि मैं समझती हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत पर इतना बड़ा सवाल भी उठाया गया है। ये जानना तो बहुत जरूरी है क्योंकि उनके सिद्धांत को अक्सर एक सार्वभौमिक सत्य की तरह पढ़ाया जाता है। हाँ, उनकी सबसे बड़ी आलोचकों में से एक कैरल गिलेगन ने कहा कि कोहलबर्ग का शोध सिर्फ पुरुषों पर आधारित था और उन्होंने नैतिकता के स्त्रीवादी दृष्टिकोण, जिसमें देखभाल और संबंधों को महत्व दिया जाता है, उसको नजरअंदाज किया। इसलिए विकल्प 4, जो कहता है कि उनका सिद्धांत संस्कृति और जेंडर को ध्यान में रखता है, असल में गलत है। तो ये उनके सिद्धांत की एक बड़ी सीमा है। जी, बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि हमें सिद्धांतों को भी आलोचनात्मक नजर से देखना चाहिए, और शायद यही बात बुद्धि के कॉन्सेप्ट पर भी लागू होती है। अगला सवाल हॉवर्ड गार्डनर के बारे में है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि विकल्प है
1. बुद्धि समय के साथ बदलती है। 2. बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक विरासत में मिलती है। 3. बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विभेद किया जा सकता है। 4. बुद्धिमत्ता अकेडमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। इसका सही जवाब है विकल्प 1। गार्डनर ने उस पारंपरिक विचार को चुनौती दी कि बुद्धि एक ही चीज है जिसे आईक्यू टेस्ट से मापा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बुद्धि कई तरह की होती है, भाषाई, तार्किक गणितीय, संगीतिक, स्थानिक, शारीरिक और भी कई। और सबसे जरूरी बात, ये बुद्धियां पत्थर की लकीर नहीं हैं। सही माहौल और अभ्यास से इन्हें विकसित किया जा सकता है, यानी ये समय के साथ बदल सकती हैं। ये सिद्धांत मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है। स्कूल में मुझे लगता था कि मैं गणित में अच्छी नहीं हूँ तो मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। बाद में समझ आया कि शायद मेरी भाषाई या संगीतिक बुद्धि ज्यादा मजबूत थी। ये सिद्धांत हर बच्चे को महसूस कराता है कि वो किसी न किसी रूप में स्मार्ट है। बिल्कुल, और अलग-अलग तरह की बुद्धि का मतलब है सीखने के लिए अलग-अलग तरह की प्रेरणा। अगला सवाल इसी प्रेरणा से जुड़ा है। सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का एक उदाहरण है? विकल्प 1. एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। 2. एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। 3. एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। 4. एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसका स्पष्ट उदाहरण है विकल्प 2। यहाँ प्रेरणा के 2 प्रकारों को समझना जरूरी है। पहला है महारत लक्ष्य या मास्टरी गोल, जहाँ छात्र इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे विषय में सच में रुचि है, वो उसे समझना चाहता है, जैसे विकल्प 1, 3 और 4 में दिख रहा है। जी। और दूसरा है प्रदर्शन लक्ष्य या परफॉर्मेंस गोल, जहाँ छात्र दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ता है, अच्छे ग्रेड के लिए, दूसरों से बेहतर दिखने के लिए या सजा से बचने के लिए। उसका फोकस सीखने पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर होता है। तो एक शिक्षक के लिए ये बहुत बड़ा काम है कि वो क्लास में महारत का माहौल बनाए, ना कि सिर्फ प्रदर्शन का। पर एक सवाल है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, ये लोकेश के बारे में है। दावा ए, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, और वजह आर, ये समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। अच्छा, यहाँ सही विकल्प है 2। ये सवाल आपकी तार्किक सोच को परखता है। देखिए, दावा ए एक संज्ञानात्मक समस्या की बात कर रहा है, वर्गीकरण की समस्या, और वजह आर भावनात्मक नियमन मतलब इमोशनल रेगुलेशन के बारे में एक सही मनोवैज्ञानिक तथ्य बता रही है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। अच्छा, भावनाएं सीखने को प्रभावित करती हैं, ये सच है, और लोकेश को वर्गीकरण में समस्या हो सकती है, ये भी संभव है। लेकिन क्या उसकी समस्या का कारण भावनाएं हैं? सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो वजह दावे की सही व्याख्या नहीं करती। बिल्कुल, ये सवाल हमें सिखाता है कि 2 सही बातों को आंख बंद करके नहीं जोड़ देना चाहिए। क्या बात है, ये तो तर्क शक्ति का परीक्षण था। तो अब तक हमने देखा कि एक अच्छा शिक्षक एक सुरक्षित माहौल बनाता है, वो समावेशी होता है, वो बच्चों के विकास के स्तर को समझता है और उनकी प्रेरणा को सही दिशा देता है। इन सब विचारों को एक साथ कैसे लाया जाए, शायद अगला सवाल इसी का जवाब है। हाँ, ये इन सब विचारों का एक तरह से निचोड़ है, जिसे अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प या यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल कहते हैं। सवाल है, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प यूडीएल में क्या शामिल नहीं है? विकल्प 1, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। 2, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। 3, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। 4, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। यहाँ सही जवाब है विकल्प 4, क्योंकि यूडीएल में नामीकरण और वर्गीकरण शामिल नहीं है। यूडीएल का विचार वास्तुकला से आया है, जैसे कि इमारत में रैंप न सिर्फ व्हील चेयर वालों के लिए बल्कि बच्चों की गाड़ी या भारी सूटकेस ले जाने वालों के लिए भी फायदेमंद होता है। सबके लिए फायदेमंद होता है। जी, वैसी शिक्षा में यूडीएल का मतलब है पाठ्यचर्या को इतना लचीला बनाना कि वो हर तरह के छात्र के काम आए। ये छात्रों पर कमजोर या होशियार का ठप्पा लगाने के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये लेबलिंग नहीं, लचीलेपन की बात करता है। जी हाँ। और इस लचीलेपन का एक बहुत ही ठोस उदाहरण हमारे आखिरी सवाल में है। ये एक खाली स्थान भरने वाला सवाल है। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को का उपयोग करना चाहिए, जो है, और इसके विकल्प हैं: 1, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। 2, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है।
3 आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र है। 4 आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण श्रवण तंत्र है। इसका सीधा और सही उत्तर है विकल्प 1, ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जानकारी तक पहुंचने का एक जरिया है। यह उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित है जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है, इसलिए यह एक स्पर्श प्रणाली है। यह यूडीएल का एक क्लासिक उदाहरण है। जानकारी को एक अलग प्रारूप में प्रस्तुत करना ताकि सभी तक पहुंच सके। बिल्कुल। तो इन 12 सवालों से गुजरकर एक बात तो साफ हो गई है कि एक अच्छा शिक्षक होना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये मनोविज्ञान, सहानुभूति और रचनात्मकता का एक गहरा संगम है। ये समझना है कि हर बच्चा एक अलग कहानी है, एक अलग पहेली है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ता है। यह अभ्यास सेट हमें स्थापित सिद्धांतों की जांच करने में मदद करता है, लेकिन एक शिक्षक के लिए असली चुनौती तब आती है जब कोई बच्चा किसी सिद्धांत में फिट नहीं बैठता। तब क्या? तब शायद शिक्षा का असली मकसद सिर्फ दिए गए विकल्पों में से सही को चुनना नहीं, बल्कि बच्चे को सुनकर, उसे समझकर एक नया विकल्प खुद बनाना है। बहुत खूब। यानी असली परीक्षा क्लासरूम के अंदर होती है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि इस अभ्यास सेट में लिखा है, निरंतर अभ्यास सफलता की कुंजी है, चाहे वो छात्रों के लिए हो या शिक्षकों के लिए।